इंदौर नारकोटिक्स विंग्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों से अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 11 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर नारकोटिक्स विंग्स को सूचना मिली थी कि मंदसौर से लोडिंग पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग मुंबई ले जाई जा रही है। वहीं डीआईजी महेश चंद के द्वारा मंदसौर नारकोटिक्स विंग की टीम मंदसौर नीमच मिर्जापुरा फंटा पर घेराबंदी कर पिकअप वाहन को रोककर वाहन की तलाशी लेने पर 3 आरोपी शमसुद्दीन यामीन खान और समीर शेख के कब्जे से 1 किलो 11 ग्राम एमडी ड्रग जब्त करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई एमडी ड्रग लहसुन के नीचे दबाकर तस्करी की जा रही थी। बहरहाल पकड़ी गई एमडी की कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एमडी ड्रग मंदसौर से मुंबई ले जाई जा रही थी। पकड़ा गया आरोपी पूर्व में 41 किलो अफीम तस्करी मामले में फरार चल रहा था। कल 15 मई को शाम को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर में पदस्थ निरीक्षक श्री चावड़ा को मुखबिर द्वारा ये सूचना दी गई थी कि पिकअप क्रमांक MP 14 ZF 7645 में लहसुन भरा जा रहा है और लहसुन के साथ इसमें MD की भी तस्करी की जाने की संभावना है, जो कि मुंबई तरफ लेकर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए नारकोटिक्स एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए निरीक्षक श्री चावड़ा के नेतृत्व में मंदसौर की टीम द्वारा मंदसौर नीमच मदारपुर के पास पिकअप को रोका और रोककर उसकी तलाशी ली। पिकअप में 3 व्यक्ति जिनके नाम शमसुद्दीन शेख निवासी मंदसौर, यासीन खान निवासी माहिम मुंबई तथा समीर शेख निवासी माहिम मुंबई का होना पता लगा और समक्ष गवाह पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें से 1 किलो 110 ग्राम MD बरामद हुई। मुंबई निवासी दोनों आरोपी यहाँ से मंदसौर से MD ले जाकर मुंबई में उसको बेचने का खपाने का काम करते हैं और उनको MD अभी शमसुद्दीन शेख ने लाकर दी। शमसुद्दीन शेख प्रतापगढ़ राजस्थान में 41 किलो के अफीम के केस में जेल में बंद था। पिछले कुछ महीने पहले पैरोल पर बाहर आया था और पैरोल जंप कर पैरोल से फरार चल रहा है पिछले 4 महीने से। शमसुद्दीन शेख का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, वो बड़ी तस्करी में संलिप्त रहा है। मंदसौर प्रकोष्ठ की ये उल्लेखनीय सफलता है और शमसुद्दीन किससे लेकर आ रहा था और इससे आगे और पीछे की कड़ियों को जोड़ने के लिए समुचित साक्ष्य संकलित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सर, मुंबई में जो आरोपी हैं जिनको पकड़ा है, इनका किस तरह का प्रोफाइल है, ये क्या करते हैं? अभी तो जैसा मैंने बताया कि ये इनकी भी तस्करी में इसी प्रकार MD हेरोइन की तस्करी में लिप्त होने की सूचनाएं मिली हैं। पूर्व में भी ऐसा पता लगा कि यहाँ से लेकर मुंबई गए हैं। तो चूँकि कल का केस है, आरोपियों को PR पे लेकर फिर उनसे आगे और पूछताछ की जा रही है। सर, इस तरह का आइडिया कहाँ से आया? इन्होंने किसी फिल्म को देखा था कि इस तरह से छुपा कर ले जाएंगे या नहीं, ये तो कोई आइडिया, जैसे जो तस्कर लोग हैं वो नित्य नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और प्याज के ट्रक में, लहसुन के ट्रक में ये हमेशा अफीम को छुपा कर ले जाने का पुराना ट्रेंड रहा है, क्योंकि प्याज में, लहसुन में उसकी गंध से अफीम की गंध दब जाती है। तो ये एक पुराना पैटर्न है। फिर भी जो तस्कर हैं, जो व्यावसायिक रूप से इसका काम करते हैं, बड़े पैमाने पर काम करते हैं, वो कई बार इतने नए नए मतलब आश्चर्यजनक, जहाँ आदमी कल्पना नहीं कर सकता, उस प्रकार के मेथड
का इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी फिल्म को देखते हुए इन्होंने इस बैठक पे उन्होंने अब इसको फिल्म से प्रेरणा लेना कहें या किसी और से प्रेरणा लेना कहें, हर आदमी अपने अपने तरीके निकालता है और ज़रूरी नहीं कि वो किसी फिल्म से हो। फिल्म वाले भी कहीं से कोई दिमाग किसी इंसान के दिमाग की उपज होती है, तो ये इन लोगों के दिमाग की उपज है और ये पहली नहीं है, ये तो कॉमन है। परंतु ऐसे कई बार इतने आश्चर्यचकित लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है तभी उसको पकड़ा जा सकता है, अन्यथा मानव के लिए पकड़ना असंभव है। कितनी कीमत होगी? 1 करोड़ से ज़्यादा। खरगोन में दोनों पैरों से अपंग व्यक्ति पर नहीं दिखाया रहम, करदी पुलिस ने जमकर पिटाई। ये घटना जिले के सनावत थाने पर वीडियो बनाने पर सनावत थाने की पुलिस ने दोनों पैरों से अपंग बाप और नाबालिग बेटे को जमकर पीटा। अब पीड़िता जयमलपुरा निवासी अंतिम सिटोले पुलिस पर कार्यवाही की मांग को लेकर आमरण अनशन कर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार प्रशासन के द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं की है। पीड़ित की मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनके नाबालिग बेटे और उसके साथ मारपीट की थी उनके ऊपर एक FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए, पर पुलिस के आला अधिकारी उनके लापरवाह पुलिस कर्मचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि शहर क्राइम न्यूज़ चैनल ने इस मामले में पहले ही खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशन होने के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस महकमे में हड़कंप मची हुई है, परंतु जिम्मेदार क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीड़ित अंतिम सिटोले द्वारा आमरण भूख हड़ताल करने से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उनकी अनशन को रोकने की पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। अब देखना होगा कि पीड़ित की अनशन लगातार ऐसे ही चलती रहे कि आगे जिम्मेदार नींद से जागकर न्याय दे पाएंगे और भूख हड़ताल समाप्त हो पाएगी। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें शहर क्राइम न्यूज़ से। लूट कर कमरे में कौन कर मुझे मेरे 15 साल के बेटे को मारा। वो मेरे सर पर जो बाबा साहब का बेच लगा था, उस बेच पर भी पुलिस ने लातों से वार किया। पुलिस ने बहुत कूद कर मारा मुझे और मेरे 15 साल के बेटे को, और मुझसे मेरे साथ लूट की पुलिस ने 2000 रुपये और मेरा मोबाइल लूट लिया। आप यह भूख हड़ताल कब तक जारी रखेंगे? जब तक उन लोगों पर FIR दर्ज नहीं होगी। आपके पास कोई पुलिस प्रशासन आया था? मेरे पास कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया और मेरी पुलिस प्रशासन सब उन पुलिस वालों को बचाने में लगे हैं और मेरे साथ मारपीट करवाने में बड़भाई ज्योति अर्चना रावत भी शामिल है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो बड़भाई ज्योति अर्चना रावत और सनावत पुलिस जिम्मेदार है। मैं मर भी जाता हूँ तो सनावत पुलिस जिम्मेदार है और अर्चना रावत ज्योति अर्चना रावत। ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर मध्य प्रदेश का मुरैना जिला जो कि भ्रष्टाचारी और तानाशाही का अड्डा बन चुका है। आज दिन सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल होते हैं। ऐसा ही एक मामला कई दिनों से सामने आ रहा है, जो कि मुरैना जिले के केलारस तहसील के विद्युत विभाग का है। केलारस विद्युत विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर नए कनेक्शन के नाम पर अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं और नियम विरुद्ध अपने चहेते लोगों या ये कहें जो मोटी रकम देता है उसको स्थायी कनेक्शन दे देते हैं, वह भी तब तक जब भवन निर्माण हो रहा हो। जब इस संबंध में महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह दांगी से बार बार पूछा जा रहा है क्या कार्रवाई की गई, तो उनका बस यही कहना है जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब केलारस विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर दिनेश शर्मा से जानकारी ली गई तो उनका कहना है लाइनमैन के गलत सर्वे की वजह से यह हुआ और लाइनमैन को नोटिस जारी किया गया है। वैध अवैध कॉलोनी के नाम पर आम जनता से भी की जा रही वसूली आखिर कब रुकेगी? आम जनता नए कनेक्शन के लिए महीनों तक विद्युत विभाग के चक्कर लगाती है, फिर भी कनेक्शन नहीं मिल पाता है। अवैध कॉलोनी के प्रमाण पत्र के नाम पर पूरे मुरैना जिले में आम जनता से वसूली की जा रही है, फिर वह चाहे मुरैना जिला मुख्यालय, जोरा, केलारस, सबलगढ़ कोई भी एरिया हो, सभी जगह खुलेआम वसूली की जा रही है।
और विद्युत विभाग मुरैना के महाप्रबंधक अभी यही कहते नजर आ रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। खुदा की कसम ये पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम ये पैसा खुदा से कम भी नहीं। सर, कैलाश क्षेत्र के अंतर्गत एक भवन निर्माण के टाइम 1 किलोवाट का स्थायी कनेक्शन दिया गया है एक साल द्वारा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भवन निर्माण के समय हम अस्थायी कनेक्शन देते हैं, टेम्परेरी कनेक्शन। भवन निर्माण कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें स्थायी कनेक्शन दिया जाता है। यदि कोई इसमें अस्थायी कनेक्शन दिया गया है, टेम्परेरी कनेक्शन, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र मोदी विचार मंच का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग एवं प्रतिनिधि सभा 12 मई से 14 मई तक हुई संपन्न। रायपुर में हुई बैठक में मालवा प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ हुआ विचार मंथन। नरेंद्र मोदी विचार मंच की सभी 28 अनुषांगिक संगठनों प्रतिनिधि सभा को बैठक एवं अभ्यास वर्ग दिनांक 12, 13 एवं 14 मई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 100 से ज्यादा योजनाओं के क्रियान्वयन को देश के सभी 700 से अधिक जिलों तक पहुंचाने के लिए एवं सभी योजनाओं पर देश में जो कार्य हो रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भेजने के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी 28 अनुषांगिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि चाणक्य द्वारा अपनी अपनी अनुषांगिक संगठनों के द्वारा जमीनी सतह पर किए जा रहे योजना संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करी। सभी प्रदेश एवं जिला इकाइयों के चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं चुने हुए जिलाध्यक्ष का प्रशिक्षण वर्ग 12, 13 एवं 14 मई 2025 को हुआ, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी की विभिन्न घोषणाओं, MSME मंत्रालय के विभिन्न अनुदान की योजना एवं विभिन्न प्रदेश की सरकारों की अनुदान योजना पर विभिन्न विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित हुए हैं। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि यह प्रतिनिधि सभा एवं अभ्यास वर्ग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ। 14 मई 2025 को राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के उत्सवर्धन एवं सम्मान समारोह हेतु अपना बहुमूल्य समय अपनी सुविधा के अनुसार प्रदान करने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे। हम बात करें राज्य मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के नवनियुक्त अध्यक्षा शोभना ओंकार जी भी अपनी टीम के साथ सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के बाद वे जब इंदौर पधारी तो उनके साथ नरेंद्र मोदी विचार मंच की महिला विंग की टीम से इंदौर जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता पिरथरे, श्री माधुरी प्रजापत व अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने मंच के उद्देश्य और विस्तार को लेकर चर्चा की। महिला विंग की जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रांत अध्यक्ष शोभना ओंकार जी का स्वागत भी किया गया। वहीं प्रेस वार्ता में शोभना ओंकार जी ने शहर क्राइम डिजिटल के MP हेड विशाल भावसार से विशेष चर्चा कर मंच की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मंच किन उद्देश्यों को लेकर बना है, वहीं प्रांत के 16 जिलों में से किस प्रकार से जन समस्याओं के निराकरण के प्रशासन व सरकार किस प्रकार अपना पक्ष मंच के माध्यम से रखेगी। नमस्कार, मैं हूँ विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल। ऐसा तो जन सरोकार के लिए कई खबरें चलती हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से होती है, लेकिन एक दल ना होके मंच बना है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम से नरेंद्र मोदी सद्भावना मंच, विचार मंच जो बना है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? जबकि सरकार में वे ही हैं, स्वयं हैं, भाजपा का शासन है, लेकिन इस मंच की आवश्यकता क्या है? इसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं? मेरे साथ अलीराजपुर से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे हैं शोभना ओंकार दीदी, और वो उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये मंच कार्यरत है। वे प्रांत अध्यक्ष हैं यहाँ की, जो 16 जिलों को देखती हैं, वो सारा हमें बताएंगे। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। दीदी नमस्कार, शहर क्राइम डिजिटल पे आपका स्वागत है। किस प्रकार से ये मंच कार्यरत है और आपका क्या पद है इसमें, ये बताएं थोड़ा। नरेंद्र मोदी विचार मंच को शुरू हुए 28 साल पूरे हो गए हैं। एक संगठन है ये नरेंद्र मोदी विचार मंच का, और इसके अंतर्गत 28 शाखाएँ हैं, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश की भलाई के लिए परिचित प्रधानमंत्री हैं और सभी के लाडले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जितनी भी योजनाएँ की हैं वो गांव-गांव तक, शहर तक नहीं पहुंच पाई है। और ये मंच जो है नेता नहीं बनाता, ये जननायक बनाता है, और जननायक जो है वो आमरण जीवित रहता है, और उसी का हमें इस संसार में हम आए हैं, पैदा हुए हैं, तो हमें भी ये फक्र है कि हम इस मंच से जुड़े हैं। और हम चाहते हैं कि जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, हम भी अपने शहर में एक सच्चे सिपाही के रूप में नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी बन सकें।
जी आपने जैसे बताया कि 28 वर्षों से संचालित है, तो मोदी जी तो 2014 से ही सरकार में आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब से गुजरात में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये मंच और बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छे स्तर पे लोगों को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है इस मंच के जरिए। इसमें महिलाएं, युवाएं, पत्रकार बंधु और जितने भी संघ का एक पूरा की पूरा सेवा है जो इस तरह के अनुशासन में रह के ये देश की सेवा में लगे हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, आप अलीराजपुर झाबुआ जो ट्राइबल बेल्ट हैं वहाँ पर जो आपके सोशल वर्क हैं, सामाजिक कार्य हैं, उसमें आप काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा रही हैं। राजनीतिक जो समीकरण है वहाँ भी कहीं ना कहीं आपका रोल रहा है, लेकिन एक कैसा जुड़ा हुआ, कैसे आपकी नियुक्ति हुई और अभी तक आपने मंच के हिसाब से क्या नियुक्तियाँ की है और क्या उसके उद्देश्य मुख्य जो दिखते हैं आपको आने वाले दिनों में? आपने सवाल किया कि इस मंच की ज़रूरत क्या पड़ी। मेरे मन में भी जहन में ये विचार आया था कि ये मंच कहाँ से आया है, मैंने आज तक उसका नाम नहीं सुना था। और एक हमारी सामान्य दीदी है अनिता ठाकुर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो करीब 1.5-2 साल से मेरे पीछे लगी हुई थी कि आप इस मंच में जुड़ो। और मैंने जैसा हमारे जिलाध्यक्ष इंदौर के खरीदी है, उन्होंने भी जाँच पड़ताल वजह से किया। मैंने भी 1 साल तक जाँच की, फिर मुझे लगा कि नहीं, सेवा कार्य का भाव है तो मुझे इस मंच से जरूर जुड़ना चाहिए और मुझे जुड़े हुए 1.5 महीना हुआ है और मैं उन्हीं के द्वारा कोशिशों से मुझे प्रांत अध्यक्ष बनाया गया है मालवा प्रांत का और 16 जिले में। और मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं काम कर रही हूँ, मेरी टीम में भी आपके जैसे सच्चे सिपाही हमारे जिलाध्यक्ष ताकि समान पूरी कार्यकारिणी की रहे। 16 जिले जुड़ के नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सके, सारी योजनाओं को तक और गाँव तक हम पहुँचा सकें, खबर दे सकें। ग्राउंड लेवल पे जैसे आप वहाँ से झाबुआ अलीराजपुर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ दबा कुचला जिला है, जो सरकार की योजनाएं होती है, प्रशासनिक अव्यवस्था रहती है, तो उनको कैसे आप पेश करेंगी? मतलब पूरे मालवा प्रांत में जैसे आपके पास है। जी हाँ, वैसे अलीराजपुर जिले में कोने तक मैं जाती हूँ, जहाँ भी मुझे पता लगता है और जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम मिल बांट के उनके साथ हम शेयर करते हैं, उनके घर में हम भी शामिल होते हैं और जैसा भी बनता है हम वहाँ जाते हैं। और प्रवास की बात रही तो जैसे अभी मेरा रायपुर से इंदौर आना हुआ, 3 दिन का वहाँ पे परीक्षण था और अटेंड करके आई। फिर मेरे जहन में बोला कि भाई आज जिलाध्यक्ष को अपन लिया जाए, उनसे चर्चा की जाए। अभी जैसे कल हमको अलीराजपुर निकलना है तो कल हम बड़वानी बीच को ट्रैक करके वहाँ पर भी हम ये करेंगे। तो ऐसा हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं और ऐसा जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं कि वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हम अपने प्रांत के लिए नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे सिपाही खड़े नहीं कर सकते हैं? और क्यों ना हम इस देश से जैसे आप गडकरी साहब को देख लीजिए, तो उन्होंने ऐसा जाल फैलाया है तो हम भी इनके नाम पर जाल फैला सकते हैं। इसलिए आपको शुभकामनाएं। तो ये थे शोभना ओंकार दीदी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से जो विचार मंच है उसको जन सरोकार के लिए बनाया गया है। जो दबी कुचली चीज़ें जो प्रशासन से भी रह जाती है, जनप्रतिनिधियों से भी रह जाती है, जो ट्राइबल बेल्ट में होती है, हालांकि देश भर में होती है चीज़ें, क्योंकि प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं चूकता है इन चीज़ों से, तो उनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो जन सरोकार के लिए कर रहे हैं, दबी कुचली आवाज़ को उठाने के लिए कर रहे हैं, तो उनके हम भी सहयोगी रहेंगे। और इस खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे सहयोगी सुमित मारोठिया के साथ इंदौर से मैं विशाल राव। प्रदेश में गिरोह बनाकर सामूहिक रूप से बहन बेटियों को ब्लैकमेल कर अपने जाल में फंसाकर योजनाबद्ध तरीके से लफ्जियात का शिकार बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सकल हिंदू समाज ने जिहादियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राधा वल्लभ मार्केट से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। लफ्जियात को लेकर समाज में असंतोष एवं असुरक्षा का वातावरण बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जिहादियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। आज हम सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। लव जिहादियों पर जो हमारे देश में विभिन्न तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन। खरगोन में भी मामले सामने आ रहे हैं, उज्जैन में भी आ रहे हैं, इंदौर में भी आ रहे हैं।
यह हमारे क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। उसके विरुद्ध हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और हमारा एक ही कहना है कि लव जिहाद वालों को गोली मारो सालों को। हम एक को भी अगर सजा छोड़ देंगे तो यह मामले बढ़ते जाएंगे। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। बोलो भारत माता की जय। पूर्वा व्यास। आज सकल हिंदू समाज एवं हिंदू जागरण मंच के सानिध्य में ये ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं पूरे प्रदेश में उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यह मांग रखी है मुख्यमंत्री जी के सामने। और 2021 में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बात कही गई थी कि जिसमें लव जिहाद पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और मृत्युदंड तक के प्रावधान रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक बात ही रह गई है। तो ये मांग करी है कि उस पर अमल हो। बबलू पाल, सकल हिंदू समाज जिलाध्यक्ष। भोपाल में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद अलीराजपुर में चलाया बस चेकिंग अभियान। कई वाहनों में मिली अनियमितता, हुई चालानी कार्यवाही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिग्नल पर तेज रफ्तार स्कूल बस के कहर के बाद अलीराजपुर जिले की जोबट पुलिस ने बस चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के तहत बस में आवश्यक सुविधाएं और इमरजेंसी सुविधाओं को चेक किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान गति नियंत्रण, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इमरजेंसी डोर की स्थिति, फर्स्ट एड बॉक्स, सही गाड़ी के दस्तावेज चेक किए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान अनियमितता मिलने पर चालानी कार्यवाही की गई। और अब अगली खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड अमानीगंज के ग्राम पंचायत इच्छाई गांव के मजरी जौरई मिश्र के पूर्वा में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क पर उतरे ग्रामीणों ने विरोध जताया है। उन्होंने बताया कि गांव में बन रही सड़क राजनीति में फंस गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है, जिससे कुछ लोग आपसी स्वार्थ के चलते बनने नहीं दे रहे हैं। जबकि इस रास्ते पर लगभग 20 वर्ष पहले ग्राम पंचायत निधि से ईंट का खड़ंजा लगवाया गया था, जिससे ग्रामीणों का आवागमन सुचारू रूप से चला आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के रहने वाली प्रभावती के द्वारा उक्त जमीन को अपनी खतौनी में बताया जा रहा है, जबकि वो जमीन उनके नाम नहीं है, बल्कि वो जमीन धर्मा के नाम पर है, जिनकी मृत्यु लगभग 40 वर्ष पूर्व हो गई थी। गांव के लोगों ने बताया कि जिस जमीन का विवाद चल रहा है वो जमीन धर्मा की पुत्री कृष्णावती के नाम वरासत होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो प्रभावती द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत हैं। उनका वहां पर कोई जमीन नहीं है। ग्रामीणों ने स्थानीय लेखपाल और एसडीएम से लिखी शिकायत की है, जिसकी संज्ञान भी लिया गया। उक्त अधिकारी मौके पर आकर मुआयना भी किया। मुआयना करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि सड़क निर्माण कोई रोक नहीं सकता, सड़क वहीं पर बनेगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान हीला हवाली कर रहे हैं और प्रभावती को पट्टा देने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं, जबकि उस जमीन पर प्रभावती का नाम खतौनी में अंकित ही नहीं है और न ही खतौनी की जायज वारिस है। और कहा कि अगर रोड नहीं बना तो जिलाधिकारी अयोध्या का घेराव करेंगे। जबकि 300 मीटर सड़क में 250 मीटर सड़क पर इंटरलॉकिंग का निर्माण हो गया है। शेष 50 मीटर का निर्माण विवाद के कारण बंद पड़ा है। जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर से जानकारी चाहिए तो दिखवाने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर इस मामले में स्थलीय निरीक्षण किया है, उसके बाद भी अनजान बन बैठे। विरोध करने में राम मनोहर मिश्रा, मोहित मिश्रा, अमित मिश्रा, नंदकिशोर मिश्रा, रितेश, रमाशंकर, सत्यम आदि लोग मौजूद रहे। भैया क्या मामला है? मामला है कि हमारे यहाँ जो है खड़ंजा लगा है इस पे 40 साल से जी। एक ही रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है जी। इस पे विरोध है प्रभावती द्वारा जी।
तो हम लोग एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिए हैं और जन सुनवाई पे लगभग 15-20 कंप्लेंट पड़ चुकी है जी तो इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 माह हो गया है। जी हम लोगों का कहना ये है कि इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी इसका कोई मतलब ठोस निर्णय नहीं लिया गया है किसी के द्वारा। सक्षम अधिकारी जो है अभी ताल मटोल करते हैं। तो हम लोग जो है हम लोग की मांग ये है कि क्या जिस व्यक्ति के द्वारा विरोध किया जा रहा है जी क्या वो व्यक्ति के नाम जमीन है या वो व्यक्ति उसका जायज वारिस है। जी यही विरोध है आपका। जी तो ये कौन सी ग्राम पंचायत है? इछोई इछोई के मौजा वौजा कोई पड़ता है? ग्राम प्रवाह है पूरे जोराई मिश्र इछोई पूरे जोरई मिश्र। अच्छा, तो आप लोग जितने लोग इकट्ठा हुए हैं तो क्या आप लोगों का सारे लोगों को यही विरोध है कि जो है रोड इसको बनना चाहिए? हाँ, यही विरोध है। तो यही विरोध है कि हमारा रोड ये बनना चाहिए। तो कौन कौन लोग इसमें जो है आपत्ति कर रहे हैं कि जो रोड ना बने? आपत्ति जैसे अब प्रभावती के द्वारा किया गया है, हाँ ठीक है, उनके नाम ना तो अभी कोई जमीन है। हाँ इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, एसडीएम, जी कोई व्यक्ति इस मामले को सुलझाना नहीं चाहते, जो लाते हैं देख के केवल बस इस मामले को जो है क्या कहते हैं टाल मटोल लगा रहे हैं। जी। जी अगर रोड नहीं बनती है तो क्या करेंगे आप लोग? हम जिला अधिकारी का घेराव करेंगे। जिला अधिकारी घेराव करेंगे। तो आपके द्वारा किसी सक्षम अधिकारी से आश्वासन अभी तक मिला कि नहीं मिला? एसडीएम साहब आए थे यहाँ निरीक्षण करके गए थे। वो बोले कि जितने विवाद है लगभग 50 मीटर उसको रोक दो, उसको हम खड़े होकर लगवा देंगे। अच्छा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई इस पर चालू नहीं हुई। तो दोबारा आपसे मुलाकात हुई या नहीं हुई एसडीएम से? दोबारा जब बात होती है तो बोलते प्रोसेस चल रहा है। कि कौन सी निधि से बन रहा है ये इंटरलॉकिंग? ये प्रमुख निधि से बन रहा है शायद। अच्छा, तो ये जो आपके यहाँ के प्रधान हैं, ये प्रधान का क्या कहना है? प्रधान तो हमेशा बोलते हैं बनवाऊंगा, अभी 2 दिन का समय लिए हैं बनवाने लिए। अच्छा, 2 दिन का समय, 2 महीने से 2 दिन का समय ले रहे हैं। हाँ। इस पे कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। जी ये मेन मुद्दा जो है प्रधान जी के द्वारा ही टाला जा रहा है अभी तक। जी, हाँ, वही टाल रहे हैं। वही टाल प्रधान जी ही टाल रहे हैं, बाकी कोई नहीं टाल रहा, प्रधान जी ही चाह रहे प्रधान जी हैं कि देखो, प्रभावती तो पट्टा मिले। जैसे हम तो लोग प्रभावती को जैसे हम लोग जिलाधिकारी से 3-4 क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्या 40 साल से लगे खड़ंजे पर इंटरलॉकिंग का कार्य रोकना उचित है? नंबर 1। नंबर 2, क्या विरोधी द्वारा जो इसका विरोध कर रहा है उसके नाम जमीन है? क्या उस जमीन की जायज वारिस है? जी, हम लोगों का ये मतलब क्या कहते हैं, जी ये लोग ये मामला हल हो, अगर उसको उनके नाम जमीन हो, जायज वारिस उनको पट्टा दिया जाए या विनिमय हो, जो भी हो। सरकार का भी ये नियम है ना कि 12 साल से ऊपर कोई जमीन हो जाए, सरकारी संपत्ति लग गया है, जो नया नियम लागू हुआ है, नया नियम लागू हुआ है, तो उस पर कोई एतराज नहीं जमा सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है प्रधान, ऐसे औरत से लेकर उड़ रहे हैं सीधा। तो आप लोग क्या करेंगे अगर मान लीजिए निर्माण रुक जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? निर्माण रुक जाएगा, सीधा जिला अधिकारी के पास घेराव करूंगा मैं। सब सारे ग्रामीण लोग जाएंगे, गांव के पूरे लोग? घेराव करूंगा, सब आदमी जाऊंगा, सब लोग घेराव करेंगे। आप भी इसी ग्राम पंचायत से? जी, मेरा नाम रमन शंकर है जी, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। जी, और जो है मेरा पूरे जोरई मिश्र इछोई ग्राम सभा है जी, और हम लोग काफ़ी वर्षों से जो है हमारे दादा बाबा भी जी इसी रास्ते से आ जा रहे हैं। जी। यही सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता इसके अलावा है नहीं। लगभग कितने साल पहले से बना हुआ है ये रोड? ये तो हम जानते भी नहीं है, हम तो 40 साल के हम ये नहीं जानते हैं। उससे पहले से भी ये रास्ता चल रहा है जी, लेकिन जब से मैं कुछ जानने वाला हो गया, समझदार हो गया, तब से मैं इसी रास्ते से आ जा रहा हूँ। लगभग 35 साल हो गया, तो इस पर लगभग। तो क्या राय है आपकी, ये रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करता हूं और एसडीएम महोदय से कहता हूं कि इसको आप जो है निवेदन कर रहा हूं कि इसको जल्द से जल्द बनवाएं और जो है ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उसको सुनी जाए। दादाजी, आप भी इसी गांव के हैं? जी हाँ। रास्ते के आने जाने के लिए क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग? अगर नहीं बनता है तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं बनते तो जो सभी गौना जाए जहाँ हुआ हम। दादा, ये कितने दिन से रोड चल रहा है आपका यहाँ? ये रोड तो काफी। ग्वालियर जिले के डबरा न्यायालय में पेशी पर आए एक महिला और उसके पति के बीच न्यायालय परिसर में जमकर मारपीट हो गई। महिला और उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद दोनों पक्ष सेठे थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, ग्राम चेतावनी निवासी हेमलता 24 वर्ष पुत्री उमराव रावत का विवाह करीब 1 वर्ष पहले ग्राम सेलौरी निवासी दीपक रावत के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों में विवाद हुआ तो हेमलता ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। ये मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसके चलते हेमलता और दीपक अपने परिजनों के साथ न्यायालय में पहुंचे थे। न्यायालय परिसर में एक दूसरे का आमना सामना होते ही दोनों पक्षों में मारपीट होती रही। वकीलों ने बीच बचाव कराया तो दोनों पक्ष थाने पहुंचे। हेमलता का आरोप था कि पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे राजीनामा के लिए दबाव बनाते हुए धमका रहे थे।
पुलिस ने हेमलता की शिकायत पर पति दीपक, पिता सुरेंद्र, अंकित और राजू रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सुरेंद्र रावत की शिकायत पर हेमलता रावत, पिता उमराव रावत और नीरज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डोगरा देहात क्षेत्र की रहने वाले रावत समाज की एक महिला द्वारा अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा चलाया जा रहा है। उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष न्यायालय परिसर में जब आए तो दोनों का आमना सामना हो गया न्यायालय परिसर के बाहर, और दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसकी वीडियो फुटेज भी हमारे पास आए। दोनों पक्षों के विरुद्ध मारपीट का ठोस अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नगर में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा मान नदी के राम मंदिर से प्रारंभ हुई। तिरंगा यात्रा में सर्वधर्म समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने हाथों में तिरंगा लेकर 1 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा का नेतृत्व किया। आपको बता दें, इस अवसर पर मंत्री सावित्री ठाकुर ने भारतीय सेनाओं की वीरता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तिरंगा यात्रा में जैन मुनि दिव्य चंद जी महाराज व मुनि श्री वैराग्य मुनि विजय जी महाराज साहब, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, जिला पंचायत सदस्य शिवराज कन्नौज एवं नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, सचिन पांडे सहित थे। तिरंगा यात्रा में सेवानिवृत्त सैनिक दिनेश जाट यात्रा में खुली जीप में शामिल थे और आगे बोहरा समाज का बैंड बाजा भी यात्रा का हिस्सा रहा। बड़ी मात्रा में महिलाएं व नागरिक और अधिकारी भी शामिल हैं। मनावर में एक ही संबंध में निकाली जा रही। ये हमारे जो अभी हमारे जो कश्मीर में जहाँ 26 लोगों को मार दिया गया था, जिनकी शहादत हुई, और उसके बाद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया कि आज हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा और सिंदूर ही उस मिशन का नाम दिया। आज पाकिस्तान को घुटने टिका दिए, जो कि हमारी सेना को पूरा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा उनको ट्रेंड किया, और सरकार की जो तीनों हमारे कमांडेंट थे उन्होंने पूरा उस मिशन को अंजाम दिया। और हमारे सेना प्रमुखों ने जब दूसरे देशों में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र होता है और संयुक्त राष्ट्र इसमें निर्णय देता है, तो जितने भी उनके आतंकी अड्डे थे उनको सभी को ध्वस्त किया। और बाद में जब उधर से ही आया कि पूरे उनके पास ख़त्म हो गया, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और जब उन्होंने घुटने टेके और फिर दूसरे देशों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये युद्ध अब समाप्त कर देना चाहिए, और इस मामले में और दूसरे देश भी इन्वॉल्व हुए, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम कभी भी उनके सामने हमारी हार नहीं, हमारी विजय है। और जितनी भी जो जैसे पीओ को है और हमारे जब भी कोई ऐसा कुछ ये करेंगे, कदम उठाएंगे, तो हम लोग उनको युद्ध ही मानेंगे। तो जब अमेरिका ने बात करके इस मामले को शांत किया, तो सबको, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में हर किसी को, सभी देशों को उसकी बात मानना पड़ती थी, और ये बात गई तो युद्ध वहीं समाप्त करके, तो हमारे जो देश के जो सैनिक थे उन्होंने पूरे इससे दल बल से उस सेना के घुटने टिका दिए। और आज पूरे देश में एक वातावरण के नाम पे जो 2 महिलाएं थी, हमारी सुखिया कुरैशी थी और एक मोनिका सिंह थी, जो कि उन्होंने इस मिशन सिंदूर मिशन को, जो कि महिलाओं की सिंदूर को उजाड़ा था, उसी के जवाब उन्होंने इससे उन्होंने दिया। और उस जवाब में कई पाकिस्तान के जो अड्डे थे, जो इनके आतंकियों के, उनको ध्वस्त किया गया है। और उनकी तरफ से हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी कि अब हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। और भारत ने भी ये निर्णय किया कि कभी अगर ऐसा होगा तो हम इसको युद्ध मानेंगे, तभी समाप्त हुआ। तो पूरे देश में एक संदेश के रूप में जाए और जनता के बीच में जन जागृति आए, देश प्रेम की एक भक्ति जागे, इसको लेकर हमने जिले स्तर पे और हर विधानसभा स्तर पे
जनमानस सभी महिला पुरुष सभी एक साथ मिल के, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सभी एक साथ के एक झंडे जो हमारा तिरंगा है उसको लेकर हम जन जागृति यात्रा निकालते हैं। अमानीगंज विकासखंड के धरौली गांव के निवासी प्रेमचंद्र दुबे के होनहार पुत्र प्रभात दुबे ने सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में जहां एक और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 92% से अधिक मार्क्स प्राप्त किया, वहीं पढ़ाई के साथ साथ जेईई मेन की परीक्षा में 90% से अधिक अंक पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सेना के रिटायर्ड सूबेदार प्रेमचंद्र दुबे के पुत्र आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर के छात्र हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद प्रेमचंद्र दुबे की पत्नी बिट्टू दुबे जोधपुर में बच्चों के साथ रहकर उनकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करती हैं। प्रभात दुबे की बड़ी बहन प्रिया दुबे बांदा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। उसने नीट क्वालिफाई करने के बाद विगत साल की परीक्षा पास की थी, जबकि प्रभात दुबे बीटेक करने के बाद सिविल सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब इस संबंध में प्रभात दुबे से बात की गई तो उनका कहना था कि माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरे साथ रहकर जहां एक और हमारी परवरिश करती हैं, वहीं पिताजी विगत 8 वर्षों से घर पर रहकर खेती बाड़ी व अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उनकी इस मेहनत पर उनके परिवार में जश्न का माहौल है और परिजनों ने उन्हें घर आने पर फूल मालाओं से लाद दिया तथा मिठाई खिलाकर एक दूसरे की हौसला अफजाई की। मित्रों नमस्कार, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ हैं इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोत्तम अंक पाने वाले प्रभात दुबे। प्रभात दुबे जी, हमको ये बताइए कि आपने जेईई मेन की भी परीक्षा की थी, उसमें आपका 3% मार्कों से रुक गया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया, और साथ में आप इंटरमीडिएट की भी परीक्षा दी थी। आगे चल करके आपका क्या करने का कार्यक्रम है, आपकी पढ़ाई लिखाई अपने विषय कुछ बताइए। Thank you for the question. In future, I would like to keep focus on my JEE journey, and I will do more hard work and would like to do great hard work and try to achieve 300 out of 300 in JEE mains, and then I will try to clear JEE advanced with good marks, and will try to do computer science and engineering from IIT Kanpur, and then in future I want to become an IAS officer. Thank you.